हेलो एंड वेलकम टू एनसीईआरटी कैंप। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सीबीएसई क्लास 12 ज्योग्राफी चैप्टर 9 प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे इस चैप्टर में हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ये सब टॉपिक्स के बारे में हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले प्लानिंग। प्लानिंग क्या होती है? हम सभी प्लानिंग करते हैं। एक स्टूडेंट अपनी स्टडी को लेकर प्लानिंग करता है, एक बिजनेसमैन अपनी बिजनेस को लेकर प्लानिंग करता है, मैं एज अ टीचर मैं आपको पढ़ाना किस तरह से इस चीज को लेकर मैं प्लानिंग करता हूं। तो प्लानिंग तो बहुत तरह की होती है, लेकिन इस चैप्टर में जिस प्लानिंग की हम लोग बात कर रहे हैं ये दूसरी प्लानिंग है। ये कौन सी प्लानिंग है? तो इस चैप्टर में हम लोग जो प्लानिंग कर रहे हैं, ये हम लोग कर रहे हैं किसी भी कंट्री का किसी एरिया को कैसे डेवलप किया जाए, किसी कंट्री को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। इकोनॉमिक प्लानिंग की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे जब हम लोग प्लानिंग की बात कर रहे हैं तो इकोनॉमिक प्लानिंग की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाने के लिए जो प्लानिंग करना है हम लोग उसकी बात कर रहे हैं, ना कि किसी एग्जाम में पास होने की। यहां पे आप देखो कि प्लानिंग में करते क्या है। सबसे पहले आप जब प्लान करते हो किसी भी चीज को, सबसे पहले आप क्या करते हो, आप उसके बारे में कुछ सोचते हो, आपके मन में एक थॉट आता है, एक थिंक आता है। फिर उसको करना कैसे है, उसके लिए आप तरह तरह के आप आइडिया, स्कीम एंड प्रोग्राम आप बनाते हो कि उस प्लान को, आपने एक प्लान बनाया, उस प्लान को कैसे करना है। इस चीज के लिए आप क्या करते हो, आप बहुत सारा आप अलग अलग मेथड सोचते हो कि ऐसे करेंगे या ये ऐसे करेंगे, अलग अलग मेथड सोचते हो। और फिर फाइनली आप उसको इंप्लीमेंट करने के लिए काफी सारे एक्शंस करते हो, काफी सारे काम करते हो, ताकि आप अपने गोल को अचीव कर पाओ, ताकि आप अपने गोल को अचीव कर पाओ। इसके लिए काफी सारा आप इंप्लीमेंटेशन करते हो, एक्शंस करते हो। अब ये जो प्लानिंग वाला प्रोसेस है, ये ट्रेडिशनली हिट एंड मिस मेथड से डिफरेंट है। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या है आप समझो, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। मान लो आपकी एग्जाम है, जैसे आपके सामने 3 बुक्स है, आपके सामने मान लो 3 बुक्स है, अलग अलग राइटर की बुक है। ठीक है, ये मान लो ज्योग्राफी के अलग अलग राइटर के 3 बुक है, बुक 1, बुक 2 और बुक 3। आपको क्या करना है, आपको एग्जाम के लिए पढ़ना है अपना ज्योग्राफी, तो आप कौन सा बुक पढ़ोगे? आप क्या करते हो कि आप इसमें से कोई भी एक उठा लेते हो। फॉर एग्जाम्पल बुक नंबर 2 उठा लेते हो कि आप बुक नंबर 2 को रीड कर करोगे, उससे ही प्रिपरेशन करोगे अपने एग्जाम के लिए। तो आपने क्या किया, रैंडमली बुक नंबर 2 को चूज किया। हो सकता है बुक नंबर 2 बहुत अच्छा हो, जिसका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिले, लेकिन यह भी तो हो सकता है ना कि बुक नंबर 2 में बहुत सारी रॉन्ग इंफॉर्मेशन गिवन हो। तो आप यहां पे क्या कर रहे हो, हिट एंड ट्रायल कर रहे हो। आपने एक हिट किया बुक नंबर 2 को, हो सकता है ये बुक आपके लिए फायदेमंद हो, अच्छा हो, तो आपको एग्जाम में अच्छा रिजल्ट मिलेगा। या हो सकता है बुक नंबर 2 में बहुत सारे एरर हो, तो आपको इसके लिए काफी सारा प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ सकता है एग्जाम में। तो क्या ये सही तरीका है? आंसर इज नो। सही तरीका क्या है? सही तरीका यह है कि आपको प्रॉपर पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी। आपको बुक नंबर 1, 2 और 3 जो है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको जमा करना पड़ेगा कि इनके राइटर कौन है, इसमें जो कंटेंट है वो कंटेंट किस तरह की कंटेंट है। ठीक है, क्या यहाँ पे सभी टॉपिक प्रॉपरली सिलेबस के अकॉर्डिंग दिए गए हैं कि नहीं दिए गए हैं। तो आप क्या करोगे, आप प्लानिंग करोगे। आप पहले प्लानिंग करोगे, आप प्लानिंग करने के बाद में आपके सामने जो सबसे बेस्ट ऑप्शन नजर आएगा, एक्सक्यूज मी, प्लानिंग करने के बाद में आपको जो सबसे बेस्ट ऑप्शन नजर आएगा, आप क्या करोगे, उस बुक को चूज करोगे। मान लो सबसे प्लानिंग करने के बाद में सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन नजर आया, बुक नंबर 3, तो आपने बुक नंबर 3 को चूज किया। तो ये डिफरेंट है। प्लानिंग में हम लोग पहले से पता करते हैं कि हमारा जो है प्रोसेस क्या होने वाला है। हिट एंड ट्रायल में तो हमें कुछ नहीं पता होता है, रैंडमली पिक करते हैं। ओके, नाउ प्लानिंग दो तरह की है। ठीक है, प्लानिंग दो तरह की है। एक तो है सेक्टोरल प्लानिंग और एक और दूसरी है रीजनल प्लानिंग। एक है सेक्टोरल प्लानिंग, एक है रीजनल प्लानिंग। सेक्टोरल प्लानिंग क्या होती है, हम लोग समझते हैं। देखो, अलग अलग आप लोगों ने ज्योग्राफी में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी एक्टिविटी जब पढ़ा होगा, तो आप लोगों ने अलग अलग तरह के सेक्टर पे आपने बात किया। पहले सेक्टर वर्ड क्या है ये समझते हैं हम लोग। जैसे एग्रीकल्चर एक सेक्टर हो गया, इरिगेशन, ट्रांसपोर्ट एक सेक्टर हो गया, एजुकेशन एक सेक्टर हो गया, कंस्ट्रक्शन एक सेक्टर हो गया। मतलब एक खास तरह की वर्क, एक स्पेशल तरह का एरिया वर्क, ठीक है, उसको हम लोग एक सेक्टर बोले। जैसे इरिगेशन सेक्टर, इरिगेशन सेक्टर बोलने का मतलब क्या है कि हमारे कंट्री में इरिगेशन से जुड़ी हुई जितनी भी एक्टिविटी हो रही है उनको इरिगेशन सेक्टर में काउंट करेंगे। बैंकिंग सेक्टर, बैंक सेक्टर, बैंक सेक्टर का मतलब क्या कि बैंक रिलेटेड जो भी एक्टिविटी हो रही है, जो भी वर्क हो रहा है, सब कुछ उस बैंक सेक्टर में काउंट करेंगे। तो किसी एक सेक्टर को, कोई एक ऐसा सेक्टर जो मान लो बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है,
उसमें काफी सारे प्रॉब्लम्स है, तो उसको ठीक करने के लिए क्या किया जा सकता है, उस सेक्टर के लिए कुछ प्लानिंग की जा सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपकी एजुकेशन अच्छी नहीं है ना, हमारे कंट्री में मान लो एजुकेशन सिस्टम अच्छा नहीं है, तो एजुकेशन एक सेक्टर हो गया। तो इसको ठीक करने के लिए क्या किया गया, आपको पता है कि एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन सेक्टर को इंप्रूव करना। तो इसी तरह यानी कि हम लोग क्या बोलेंगे कि ये सेक्टर प्लानिंग है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है ये क्या हो गई, एक सेक्टर प्लानिंग हो गई। जब आप किसी खास सेक्टर के लिए कुछ प्लान करते हो, है ना, कुछ प्लानिंग करते हो, कुछ फॉर्मुलेशन करते हो, उसको इंप्लीमेंट करते हो कोई प्रोग्राम या स्कीम को, तो उसको क्या बोलते हैं, सेक्टोरल प्लानिंग कर रहे हो आप। दूसरा जो एग्जांपल है, उसको हम लोग देखते हैं, दैट इज रीजनल प्लानिंग। रीजनल प्लानिंग क्या है, जब यहां पे आप किसी सेक्टर का नहीं, आप किसी एक एरिया के लिए प्लानिंग करते हो, किसी एक एरिया के लिए आप प्लानिंग करते हो। फॉर एग्जांपल हमारा कंट्री का नॉर्थ ईस्ट एरिया, हमारे कंट्री के नॉर्थ ईस्ट एरिया में अभी भी फॉर एग्जांपल रेलवे बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हो पाया है, बहुत ज्यादा रेलवे कनेक्टिविटी हमें नजर नहीं आती है। तो हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने अपने नॉर्थ ईस्ट एरिया में और भी ज्यादा रेलवे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को अच्छा करने के लिए हम लोगों ने बहुत सारे स्कीम्स एंड प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग नॉर्थ ईस्ट एरिया का हम लोग प्लानिंग करने का बात कर रहे हैं, तो वो एक रीजनल प्लानिंग हो गई। अब सिर्फ रेलवे नहीं, नॉर्थ ईस्ट एरिया में फॉर एग्जांपल हम लोग और ज्यादा स्कूल बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे, वहां पे फैक्ट्री लगाएंगे, तो मतलब इतने सारे वर्क करना चाह रहे हैं हम लोग हमारे नॉर्थ ईस्ट एरिया के लिए। तो इसका मतलब क्या है, ये एक हो गई रीजनल प्लानिंग। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बिलोंग करता हूं दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट से, मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलती है कि दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट को और ज्यादा टूरिस्ट अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में रोड बनाएंगे, ब्रिज बनाएंगे, नए नए होटल्स के लिए लोन देंगे, तरह तरह की एक्टिविटी करेंगे। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रीजनल प्लानिंग। क्यों, क्योंकि ये सारा फोकस दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट पे है। ठीक है, क्योंकि देखो हमारे कंट्री में जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, जितने भी एरिया है, क्या सभी में इक्वल इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, नहीं। हमारे कंट्री का बहुत सारा ऐसा पार्ट, ऐसा रिमोट एरिया है जहां पर 5 किलोमीटर तक आपको कोई स्कूल नहीं मिलेगा, और अगर आप सिटी में रहते हो तो आपके घर के आसपास 10 स्कूल मिल जाएंगे आपको। तो ये क्या दोनों इक्वल है, बिल्कुल नहीं है। एक तरफ 5 किलोमीटर में कोई स्कूल नहीं है और एक तरफ आपके घर के बगल में 4 स्कूल हो सकते हैं। तो कुछ एरिया बहुत डेवलप्ड है, कुछ एरिया बहुत कम डेवलप्ड है, पीछे रह गए हैं। तो जो एरिया हमारे कंट्री का पीछे रह गए हैं उनको क्या करना होगा, उनको आगे लेके आना होगा, उनको आगे लेके आना होगा। क्योंकि देखो हमारे कंट्री का अगर कोई एक एरिया पीछे रह जाता है तो पूरा कंट्री क्या कभी डेवलप कर पाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जो डेवलपमेंट का पैटर्न है हमारे कंट्री में टोटल बहुत ही अनइवन पैटर्न है, कोई एरिया बहुत डेवलप है तो कोई एरिया बहुत कम डेवलप है। एज अ रिजल्ट ये जो डिफरेंस है, इस डिफरेंस को कम करने के लिए क्या किया जाता है, रीजनल प्लानिंग किया जाता है। इस डिफरेंस को कम करने के लिए रीजनल लेवल पे प्लानिंग की जाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपके कोई भी डाउट इंक्वायरी होगी तो आप बिल्कुल टेलीग्राम पे आप पूछ सकते हो, या फिर आप यहां पे भी कमेंट कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट टॉपिक की तरह हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अब जो है हम लोगों ने अभी देखा, एक तो देखा हम लोगों ने सेक्टोरल प्लानिंग, एक और देखा हमने रीजनल प्लानिंग। अब इसी में एक और कैटेगरी हम लोग बात करेंगे, दैट इज टारगेट एरिया प्लानिंग। टारगेट एरिया प्लानिंग की हम लोग बात करते हैं। तो टारगेट एरिया प्लानिंग एक तरह की रीजनल प्लानिंग हो गई, ठीक है। इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया, जो एरिया थोड़े पीछे रह गए हैं उनको थोड़ा सा स्पेशल अटेंशन चाहिए, थोड़ा ज्यादा ध्यान देना होगा। आपके क्लास में भी जो स्टूडेंट जो थोड़े से वीक होते हैं, पीछे रह जाते हैं, आपके टीचर्स उन पे ज्यादा ध्यान देते हैं ताकि उनको भी पीछे नहीं छोड़ा जा सके, उनको भी सामने लाया जा सके। इसी तरीके से हमारे कंट्री में जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरिया है, जो थोड़े पीछे रह गए हैं, जहां बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं है, वहां थोड़ी सी स्पेशल फोकस होती है, ठीक है। क्योंकि उनको अगर आगे लेके आना है तो थोड़ा सा ज्यादा उनके ऊपर एफर्ट डालना पड़ेगा। देखो किसी भी कंट्री का या किसी भी एरिया का डेवलपमेंट के लिए रिसोर्सेस होना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर कोई एरिया डेवलप होना चाहता है, कोई रीजन डेवलप होना चाहता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है, तो उनके पास रिसोर्सेस होने चाहिए। रिसोर्सेस का मतलब लाइक नेचुरल रिसोर्सेस, फॉर एग्जांपल वाटर, कोल, स्टील, डिफरेंट टाइप के मिनरल्स, ये सब क्या है, रिसोर्सेस है। ह्यूमन, मैं भी एक रिसोर्स हूं, आप भी एक रिसोर्स हो। तो रिसोर्सेस होने चाहिए डेवलपमेंट के लिए। लेकिन हाँ, एक बात याद रखना है,
सिर्फ रिसोर्स होना ही गारंटी नहीं करता है कि वहां पे डेवलपमेंट होगा। मान लो किसी एक एरिया में अगर बहुत सारे रिसोर्सेस है, तो इसका मतलब क्या वो एरिया बहुत डेवलप होगा? कोई ठीक नहीं है। मान लो रिसोर्सेस तो बहुत सारे हैं, लेकिन वहां पे रिसोर्सेस को सही तरीके से यूज नहीं कर रहे हैं, सही तरीके से उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो क्या वो डेवलप हो पाएगा? नहीं। एक एग्जांपल से समझते हैं इसको। जापान। जापान को अगर देखोगे ना, तो जापान को अगर तो आप देखोगे तो उनके पास मिनरल्स बहुत ज्यादा नहीं है। जापान के पास बहुत बड़े बड़े आयरन ओर की माइंस नहीं है, लेकिन फिर भी देखो जापान स्टील बनाता है। मतलब देखो जापान में रिसोर्सेस कम है, लेकिन क्या इससे वो पीछे रह गया? नहीं। वो क्या करता है, दूसरे एरिया से रिसोर्सेस लाके अपने आप को डेवलप करता है। एक और दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे अफ्रीका के बहुत सारे कंट्रीज। अफ्रीका में बहुत सारे ऐसे कंट्री है जहां पे रिसोर्सेस बहुत सारे हैं, बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, लेकिन वो डेवलप नहीं है। क्यों डेवलप नहीं है? क्योंकि वहां पे रिसोर्सेस होते हुए भी वहां पे उनके पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है कि उन रिसोर्सेस को कैसे कोई प्रोडक्ट में कन्वर्ट करे। उनके पास प्रॉपर इन्वेस्टमेंट नहीं है। उनके पास हो सकता है वहां पे बहुत सारा करप्शन हो। यानी कि सिर्फ रिसोर्स होना गारंटी नहीं करता है, और भी बहुत सारी चीजें चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, आपके पास प्रॉपर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, है ना? तब जाकर के कोई एरिया जो है वो डेवलप कर पाएगा, नहीं तो रिसोर्सेस क्या होगा, बस ऐसे ही पड़ा हुआ रहेगा। ठीक है? आपके सामने बहुत सारे बुक्स हो, बहुत सारे अच्छे अच्छे राइटर के बुक्स हो, तो ये सब क्या है, आपके लिए रिसोर्स है। तो क्या ये रिसोर्सेस होना गारंटी करता है कि आप टॉप कर जाओगे? नहीं। आपको वो पढ़ना भी पड़ेगा। ठीक है? तो सिर्फ रिसोर्स होने से काम नहीं चलता है। नाउ, with the planning experience of about 1.5 decades, it was realized that regional imbalance of economic development were attenuated. देखो, इंडिपेंडेंस के बाद हम लोगों ने प्लानिंग स्टार्ट कर दिया था। हम लोगों ने एक प्रोसेस अपनाया। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? 5 ईयर प्लानिंग। हम लोग हमारे कंट्री में 5-5 साल के लिए प्लानिंग कर रहे थे। हम लोग 1947 में जब इंडिपेंडेंस हुए, उसके बाद से हम लोगों ने 5 ईयर प्लानिंग मेथड को चुना। इसमें होता क्या है? इसमें होता यह है कि हम लोग 5 साल के लिए कुछ टारगेट लेते हैं और फिर उस टारगेट को अचीव करने का ट्राई करते हैं। फिर जब 5 साल कंप्लीट हो जाती है, तो फिर नेक्स्ट 5 ईयर के लिए फिर से नए टारगेट सेट करते हैं और फिर उसको अचीव करने का ट्राई करते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? 5 ईयर प्लानिंग। तो हम लोगों ने 5 ईयर प्लानिंग स्टार्ट तो किया, लेकिन फिर भी हमारे कंट्री के बहुत सारे एरिया ऐसे रह गए जहां पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट कुछ खास नहीं हो पाया, बहुत ज्यादा नहीं हो पाया। और ये क्लियरली विजिबल था। इस वर्ड का मतलब क्या है कि वो साफ नजर आ रहा था। हमारे कंट्री के काफी सारे एरियाज में साफ नजर आ रहा था कि वहां पे रीजनल लेवल पे, वहां पे सोशल लेवल पे बहुत सारी डिस्पैरिटीज है। डिस्पैरिटी का मतलब क्या है, आप समझो। मान लो हमारे कंट्री में 2 एरिया है, एक एरिया ए है, एक एरिया बी है। एरिया का मतलब एक डिस्ट्रिक्ट हो सकता है, कोई डिस्ट्रिक्ट ए है, कोई डिस्ट्रिक्ट बी है। अब डिस्ट्रिक्ट ए बहुत डेवलप है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट बी जो है वो डेवलप नहीं है, बहुत पीछे है। तो ये साफ नजर आ रहा था कि ये क्या है, दोनों के बीच में क्या है, बहुत सारे रीजनल एंड सोशल डिस्पैरिटीज है। देखो, जहां पे डेवलपमेंट नहीं होगा सही तरीके से, वहां पे और भी बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम्स होगी। अगर वहां पे प्रॉपरली स्कूल नहीं होगी, तो क्या करेंगे, बच्चों की जल्दी शादी कर देंगे, है ना? वहां पे अगर स्कूल नहीं होगी, तो हो सकता है बहुत ज्यादातर लोग जो है वो डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर ना बने, वो लेबर का वर्क करे। बहुत सारे लोग हो सकता है कि उनको प्रॉपर फूड ना मिले, उनको तरह तरह की हेल्थ इश्यूज आए। मतलब ये डेवलपमेंट नहीं होने की वजह से तरह तरह के रीजनल एंड सोशल प्रॉब्लम्स वहां पे आएंगे। तो इन सब चीजों का ख्याल रखते हुए हमारे कंट्री में जो प्लानिंग कमीशन थी, ठीक है, हमारे कंट्री में जो प्लानिंग कमीशन थी, मैं बोल रहा हूं, याद रखो, प्लानिंग कमीशन थी। क्यों? क्योंकि प्लानिंग कमीशन को हटा दिया गया है। आज के डेट में है नीति आयोग, है ना? प्लानिंग कमीशन को हटा करके आज के डेट में क्या आ गई है? नीति आयोग आ गई है। तो प्लानिंग कमीशन ने क्या किया? एक प्रोग्राम स्टार्ट किया। बेसिकली 2 प्रोग्राम, एक है टारगेट एरिया प्लानिंग और दूसरा है टारगेट ग्रुप प्लानिंग। एक है टारगेट एरिया प्लानिंग, एक है टारगेट ग्रुप प्लानिंग। क्या होता है? देखो, टारगेट एरिया प्लानिंग मतलब क्या है कि आप पर्टिकुलरली किसी एक एरिया को टारगेट करते हो। कोई एक एरिया को आपने लिया, उसको डेवलप करने का ट्राई किया। आपने फॉर एग्जांपल आपने दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट को लिया, दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट को डेवलप करने का ट्राई किया, या आपने कोई एक और डिस्ट्रिक्ट को ले लिया, ठीक है, आपने उसको डेवलप करने का ट्राई किया।
और टारगेट ग्रुप प्लानिंग का मतलब क्या है? आपने हमारे सोसाइटी में से किसी ऐसे ग्रुप को लिया, हमारे सोसाइटी में से ऐसे ग्रुप्स को लिया जो पीछे रह गए हैं, जिनका डेवलपमेंट सही तरीके से नहीं हो पाया है। आपने उनको लिया और उनके लिए डेवलपमेंट के लिए काफी सारा वर्क किया। तो यहाँ पे काफी सारे वर्क किए गए हैं, ठीक है। काफी सारे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए हैं टारगेट एरिया डेवलपमेंट के लिए। टारगेट एरिया डेवलपमेंट मतलब क्या? कंट्री का कोई एक एरिया को टारगेट करेंगे, उसको डेवलप करने का ट्राई करेंगे। काफी सारे एग्जांपल है। ये मैंने ग्रीन में क्यों किया है? बिकॉज ये दो आपके सिलेबस में है, आपके बुक में है, आपको करना है। एक है ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये टारगेट एरिया प्लान है। कौन सा एरिया को टारगेट कर रहे हैं? जहां पे ड्रॉट आता है, जहां पे सूखा आता है, जहां पे एग्रीकल्चर सही तरीके से नहीं होती, इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, बारिश नहीं हो रही है, पानी की प्रॉब्लम है, सूखा होता है, ऐसे एरिया को डेवलप करने के लिए तो उस एरिया को टारगेट किया गया। एक और दूसरा प्रोग्राम आपको पढ़ना है आपके बुक में, वो है हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। हमारे कंट्री में जो हिली एरियाज है, तो हिली एरियाज को टारगेट किया और उनको किस तरह से डेवलप किया जाए इसके बारे में जो है वर्क किया गया। तो ये है टारगेट एरिया प्रोग्राम। टारगेट ग्रुप प्रोग्राम कौन सा है? जिसमें हमारे कंट्री के कुछ खास ग्रुप को टारगेट किया गया। फॉर एग्जांपल, हमारे कंट्री के जो छोटे फार्मर्स है, स्मॉल फार्मर्स है, जिनके पास बहुत सारे पैसे नहीं है, बहुत सारा लोन्स नहीं ले सकते हैं, या फिर हमारे कंट्री के जो मार्जिनल फार्मर्स है, जो मतलब स्मॉल और मीडियम के बीच में समथिंग लाइक है, मीडियम लाइक कंडीशन है, तो उनको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, उनके डेवलपमेंट के लिए भी कुछ प्रोग्राम स्टार्ट किया गया, उसको बोले टारगेट ग्रुप प्रोग्राम। तो आपके सिलेबस में आपको टारगेट ग्रुप का ये एग्जांपल को तो करना नहीं है, आपको बस नाम याद रखना है ये वाला, ठीक है। डिटेल में ये ग्रीन वालों को स्टडी करना है। तो वन बाय वन करके हम लोग देखते हैं, ठीक है। अच्छा, उससे पहले ये बस थोड़ा सा इंफॉर्मेशन यहाँ पे है, आप ये थोड़ा सा देख लो कि फॉर द बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हिली एरियाज में इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? रोड, ब्रिज, स्कूल, है ना, हॉस्पिटल्स, इनको ये सब क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो हिली एरियाज जो है, हमारे कंट्री के जो नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज है, जो बैकवर्ड एरिया है, वहां पे बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको देखने को नहीं मिलेगा। आपको एयरपोर्ट देखने को नहीं मिलेंगे, बड़े बड़े एयरपोर्ट आपको नॉर्थ ईस्ट में। कुछ छोटे मोटे एयरपोर्ट है, अभी धीरे धीरे बनाया जा रहा है, लेकिन फिर भी काफी लिमिटेड है। बड़े बड़े स्कूल कॉलेजेस नहीं मिलेंगे। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर नॉर्थ ईस्ट एरिया, बैकवर्ड एरिया, ट्राइबल एरियाज, यहाँ पे कम है। तो इनको अच्छा करने के लिए, ठीक है, काफी सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए गए थे। 8 5 ईयर प्लान, जहां कहीं भी मैं FYP लिखूं, 5 ईयर प्लान, याद रखना है 5 ईयर प्लान। तो जो 8वां 5 ईयर प्लान था, उसमें इस चीज को लेकर के वर्क स्टार्ट किया गया। एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, 8 5 ईयर प्लान कौन से ईयर से स्टार्ट हुआ? अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके बताओ, कौन से ईयर से 8 5 ईयर प्लान जो है ये स्टार्ट हुआ है? अच्छा, एक इंफॉर्मेशन शेयर कर दो, आपके पास अगर कोई भी क्वेरी हो, डाउट हो, तो आप हमसे कहां, टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम में जुड़ के अपने क्वेश्चन, क्वेरी, डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो, ठीक है। पढ़ते हैं आगे ना। तो हमें जो टॉपिक करना है वो है हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है, हम लोग इसको समझते हैं। जब 5 ईयर प्लानिंग चल रही थी, जब 5 ईयर प्लान चल रहा था, तब इसको स्टार्ट किया गया था, ठीक है। हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, नाम से पता चल रहा है, हिली एरिया जो है, हमारे कंट्री के जो हिली एरिया जो है, उनको टारगेट करेंगे, वहां डेवलपमेंट लाने की ट्राई करेंगे। तो जब ये प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया, तो हमारे कंट्री में से 15 डिस्ट्रिक्ट को चुना गया। हमारे कंट्री में जो 15 हिली डिस्ट्रिक्ट है, जहां पे हिल्स है, उनको चुना गया कि वहां पे किस तरह से डेवलपमेंट किया जाए। कौन कौन से एरियाज है? तो उत्तर, क्योंकि देखो जब ये स्टार्ट किया गया था ना, आज के डेट में जो उत्तराखंड स्टेट है, एक टाइम में ये उत्तर प्रदेश का ही पार्ट था, ठीक है। उत्तराखंड जो स्टेट है, ये उत्तर प्रदेश का ही पार्ट था। तो उत्तराखंड वाले जो हिली एरियाज है, उनको चुना गया। इसके अलावा आसाम में हिल है, मिकिर हिल है, ठीक है, और चाचर हिल है। कहाँ है? आसाम में। तो इन हिली एरियाज को चुना गया। वेस्ट बंगाल में जो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट है, हिली एरियाज है, इनको चुना गया। तमिलनाडु में जो नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट है, इनको चुना गया। ये सब डिस्ट्रिक्ट को चुना गया कि यहाँ पे डेवलपमेंट लाने का ट्राई करेंगे। कौन से प्रोग्राम के अंडर? हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम के अंदर में डेवलपमेंट जब लाने का ट्राई किया गया कि यहां पे डेवलपमेंट लाएंगे, तो सबसे पहले इन लोगों ने, प्रोग्राम लाने से पहले इन लोगों ने दो चार बातों का बहुत खास ख्याल रखा। जब प्लानिंग आप करोगे,
है ना। प्लानिंग जब आप करोगे तो आपको काफी सारी चीजों को कंसीडर करना पड़ेगा। तो इस एरिया का प्लानिंग करने के लिए वहां की टोपोग्राफी, टोपोग्राफी का मतलब क्या है, वहां पे जो भी माउंटेन्स है, हिल है, रिवर है, फॉरेस्ट है, उन सब का ख्याल रखा गया। वहां पे जो सोशल लाइफ है, वहां पे जो कम्युनिटी रहती है, उनका ख्याल रखा गया। वहां पे जो इकोनॉमिक कंडीशन है, वहां पे लोगों के पास किस तरह की जॉब है, किस तरह की वर्क करते हैं इन हिली एरियाज में, इन सब चीजों का ख्याल रखा गया ताकि प्रॉपर तरीके से प्लानिंग किया जाए, ताकि सही तरीके से वहां पे डेवलपमेंट लाया जाए। मैं एक एग्जांपल समझाता हूं, एक एग्जांपल लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। मान लो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के लिए प्लान बना रहे थे गवर्नमेंट कि दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट को कैसे इंप्रूव करना है। तो आपको जरूर पता होगा कि दार्जिलिंग की टी बहुत फेमस है, दार्जिलिंग की टी बहुत फेमस है, चाय। तो उन लोगों ने अपने प्लानिंग में क्या किया कि उन लोगों ने अपने प्लानिंग में ये इंक्लूड किया कि किस तरह से दार्जिलिंग की जो टी है, इसको ज्यादा से ज्यादा जो है इसकी सेलिंग बढ़ाई जाए, ज्यादा से ज्यादा टी की प्रोडक्शन हो, ज्यादा से ज्यादा टी की सेलिंग हो, ताकि यहां पे जो दार्जिलिंग के रहने वाले जो लोग हैं इनको इसका फायदा मिले। तो देखो, दार्जिलिंग का जब डेवलपमेंट करने चाह रहे हैं तो दार्जिलिंग का जो खास बात है वहां की टी, उसका ख्याल रख रहे हैं। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आसाम की जो मिकिर हिल वाली एरिया है, अब वहां पे मान लो टी नहीं होती है, तो क्या वहां पे टी प्रमोशन करेंगे? नहीं। जब मिकिर हिल के लिए प्लानिंग करेंगे तो हो सकता है मिकिर हिल में कुछ और होता हो, आसाम का मिकिर हिल वाले एरिया में हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक दूसरा लेता हूं, जैसे तमिलनाडु का नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु का नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में जैसे कॉफी बहुत अच्छा होता है मान लो, तो वहां पे नीलगिरी के लिए जब प्लानिंग किया गया तो यह ख्याल रखा गया कि नीलगिरी की कॉफी को कैसे ज्यादा से ज्यादा सेल किया जाए। तो दार्जिलिंग का कॉफी को टारगेट नहीं किया गया, दार्जिलिंग के लिए टी को टारगेट किया, नीलगिरी के लिए कॉफी को टारगेट किया। तो यानी कि हम लोग ये देखेंगे कि एरिया स्पेसिफिक होके अलग अलग प्लानिंग को जो है इंक्लूड किया गया इसमें। ठीक है, ताकि सही तरीके से जो है वो डेवलपमेंट हो सके। तो इस डेवलपमेंट की एक खास बात ये थी कि इस प्रोग्राम में जो भी लोकल लेवल पे जो भी रिसोर्सेस मिलती है, लोकल लेवल पे, दार्जिलिंग में लोकल लेवल पे आपको जो मिलेगा, उस लोकल लेवल के प्रोडक्ट को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो ये बहुत खास आपको ध्यान रखना है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, इंडिजीनियस रिसोर्सेस। इंडिजीनियस रिसोर्सेस का मतलब है कि किसी एरिया का, जिस एरिया को, जो हिली एरिया को सिलेक्ट किए गए थे, उन हिली एरिया का जो लोकल प्रोडक्ट है, जो लोकल रिसोर्सेस है, वहां पे जो हॉर्टिकल्चर होती है, वहां पे जो प्लांटेशन है, एग्रीकल्चर जो होती है, उसको किस तरह से प्रमोट किया जाए। वहां पे जो एनिमल हस्बेंड्री है, पोल्ट्री है, स्मॉल स्केल या विलेज इंडस्ट्री है, उसको किस तरह से प्रमोट किया जाए। मतलब ये है कि दार्जिलिंग का डेवलपमेंट करने के लिए, है ना, रिसोर्सेस जो है वो कहां से लाए गए, वो दार्जिलिंग से ही लिए गए। दार्जिलिंग के ही जो लोकल रिसोर्स है, दार्जिलिंग में मान लो फॉरेस्ट में कुछ अच्छी मेडिसिन मिलती है, मान लो कुछ जड़ी बूटी वगैरह मिलती है, तो फिर उनको यूज किया गया कि किस तरह से इसको ज्यादा से ज्यादा सेल कर सके। समझ में आ रहा है? ठीक है। नाउ हम लोग ये देखेंगे कि एक गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, सो नेशनल कमिटी है, नेशनल कमिटी है क्या के लिए, डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया। ठीक है, इन्होंने 1981 में एक सुझाव दिया, एक रिकमेंडेशंस दिया कि हमारे कंट्री में जितने भी हिली एरियाज है, पहले तो 15 डिस्ट्रिक्ट के साथ स्टार्ट किया ना, लेकिन 1981 में क्या बोला गया कि हमारे कंट्री के जो भी एरियाज, अगर वो हिली एरियाज है, ठीक है, अगर वो हिली एरियाज है और उनकी हाइट 600 मीटर से अगर अलग ज्यादा है, ठीक है, तो उनको भी इस प्रोग्राम में इंक्लूड किया जाए, उनको भी बैकवर्ड हिल एरिया माना जाए। अगर कोई भी एक ऐसी एरिया हमारी कंट्री की जिसकी हाइट 600 मीटर से ज्यादा है, 600 मीटर से ज्यादा है, उस एरिया को क्या माना जाए, बैकवर्ड हिल एरिया। ये मानने से क्या होगा, गवर्नमेंट अगर बोलती है कोई एक एरिया को कि ये बैकवर्ड हिल एरिया है, इसका मतलब उसको बहुत सारा स्पेशल फोकस मिलेगा, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारी स्पेशल फोकस मिलेगी, स्पेशल अटेंशन मिलेगा। तो उस एरिया के लिए तो अच्छा है। तो सभी हिल एरिया चाहेगी कि उनको रिकॉग्नाइज करो एज ए बैकवर्ड हिल एरिया, ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिले, फायदा मिले। ठीक है। तो बाद में और भी बहुत सारे एरिया को इंक्लूड किया गया इस प्रोग्राम के अंडर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, ये हम लोग देखेंगे ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम। ठीक है, ड्रॉट मतलब होता है सूखा,
है ना, बारिश नहीं होती है, मिट्टी एकदम फट जाते हैं, एग्रीकल्चर नहीं हो पाती है, इरिगेशन नहीं हो पाती है। तो हमारे कंट्री के ऐसे एरियाज जहां पे सूखा आता है, जहां पे ड्रॉट आती है, हमारे कंट्री के ऐसे एरिया जहां पे सूखा होता है, जहां पे ड्रॉट आती है, उनको डेवलप करने के लिए प्रोग्राम स्टार्ट किया गया ड्यूरिंग फोर्थ 5 ईयर प्लान। ड्यूरिंग फोर्थ 5 ईयर प्लान यहां पे भी खास ख्याल ये रखा गया कि ऐसे एरिया को सिलेक्ट किया गया जहां पे ड्रॉट आता है। अब वहां पे मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव ये था कि लोकल लेवल पे प्रोडक्ट बनाया जाए, लोकल लेवल पे कुछ प्रोडक्टिव एसेट्स बनाया जाए। ठीक है, ये वहां पे मेजर ऑब्जेक्टिव था। मैं इसको और समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल हम राजस्थान का कोई एक डिस्ट्रिक्ट, वहां पे मान लो बहुत सूखा आता है, तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इस एरिया के लोगों को क्या किया जाए, बहुत सारा जॉब दिया जाए। इस एरिया के लोगों को बहुत सारा जॉब दिया जाए, क्योंकि एग्रीकल्चर तो कर नहीं पा रहे, एग्रीकल्चर तो कर नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि इरिगेशन वहां पे प्रॉपर नहीं है, ड्रॉट एरिया है। तो वहां पे एक दूसरा तरीके से लोगों को हेल्प किया जाए ताकि उनकी लाइफ चल सके। और इसके साथ ही गवर्नमेंट ने यह भी स्टार्ट किया कि ये एरिया में ड्रॉट का प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। गवर्नमेंट ने कैनल्स बनाए, आप लोगों ने जरूर इंदिरा गांधी कैनल का नाम सुना होगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किए, गवर्नमेंट ने कैनल बनाए, गवर्नमेंट ने यहां पे रोड बनाए। रोड बना के क्या होगा? गवर्नमेंट ने बहुत सारे रोड बनाए यहां पे। तो रोड बनाने से सूखा कैसे ठीक होगा? नहीं, रोड बनाने से फायदा यह होगा कि वो जब रोड बनेगा तो काफी सारे लोगों को जॉब मिलेगा। वहां के जो लोकल लोग जिनको बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, उनको बहुत सारा जॉब मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग में फोकस किया कंस्ट्रक्शन ऑफ लेबर इंटेंसिव सिविल वर्क्स। गवर्नमेंट ने सूखे वाले एरिया को, ड्रॉट वाले एरिया में बहुत सारे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किए। मान लो रोड बना दिए, मान लो पॉन्ड बना दिए, है ना, पॉन्ड, तालाब, लेक बना दिए छोटे मोटे। अब वो लेक बनाने का काम किसको दिया गया? वहां के लोकल लोगों को दिया गया कि आप लोग यहां पे गड्ढा खोदो और लेक बनाओ, पॉन्ड बनाओ। फायदा क्या होगा? वहां पे पहले तो लोगों को जॉब मिलेगा, लोगों को वर्क मिलेगा, काम मिलेगा। और दूसरा फायदा यह होगा कि उस पॉन्ड में वाटर को कलेक्ट कर सकते हैं, उस लेक में वाटर को कलेक्ट कर सकते हैं, ताकि वो लोग की जो वाटर की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सके। तो शुरू में तो लेबर इंटेंसिव वर्क किया गया, लेकिन बाद में और भी ज्यादा नए नए तरह के वर्क किए गए। इरिगेशन प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए उस एरिया में। देखो, क्योंकि ड्रॉट एरिया है, तो ड्रॉट एरिया में तो प्रॉपर एग्रीकल्चर होगी नहीं, लेकिन एग्रीकल्चर करना है तो आपके पास इरिगेशन होना चाहिए। तो इरिगेशन के प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए। वहां पे बहुत सारे एफोरेस्टेशन किया गया, मतलब बहुत सारे प्लांट लगाए गए, ग्रासलैंड्स बनाए गए। ठीक है, ये सब कुछ इसलिए, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई, रोड, मार्केट, है ना, बैंक बैंक की फैसिलिटी, ये सब कुछ उनको प्रोवाइड किया गया। क्यों ये सब? ताकि इनसे लोगों को हेल्प मिल सके और लोगों का जो है लाइफ जो है वो चेंज हो सके, लोगों के लाइफ में चेंजेस आ सके। हम लोगों ने एकदम स्टार्टिंग में डिस्कस किया था ना कि जो लोग पीछे छूट गए हैं उनका हाथ पकड़ के उनको सामने लाना होगा। तो गवर्नमेंट यहां पे लोगों का हाथ पकड़ रही है, गवर्नमेंट लोगों का हाथ पकड़ रही है, गवर्नमेंट लोगों को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रही है, रोड बना के दे रही है, वहां पे बैंक्स खोले जा रहे हैं, गवर्नमेंट लोगों को लोन दे रही है। ठीक है, तो ये सब कुछ किया गया ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम के अंडर। हम लोग देखेंगे कि नेशनल जो कमिटी जो है वो डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया, उसने देखा कि चलो एक बार देखते हैं कि ये प्रोग्राम काम कैसा कर रहा है, क्या ये प्रोग्राम का परफॉर्मेंस अच्छा है। आप मोबाइल खरीदते हो तो मोबाइल को आप गेम इंस्टॉल करके आप देखते हो ना कि ये मोबाइल का परफॉर्मेंस कैसा है, गेम अच्छे से चलता है कि नहीं चलता है। वैसे ही नेशनल कमिटी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी क्या किया, परफॉर्मेंस को चेक किया कि ये जो प्रोग्राम चल रहा है, ड्रॉट प्रोन एरिया वाला प्रोग्राम जो चल रहा है, ये कैसे वर्क कर रहा है। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि ज्यादातर जो वर्क हो रही है इस प्रोग्राम के अंडर वो एग्रीकल्चर और उससे जुड़े हुए जो भी एक्टिविटी है, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ एक्टिविटी लाइक इरिगेशन, है ना, फॉरेस्टेशन, इस तरह के वर्क जो है वो हो रही है। और इससे इन्वायरमेंट को फायदा भी मिल रहा है, इकोलॉजिकल बैलेंस आ रही है। लेकिन आप सोचो, गवर्नमेंट कितने लोगों को जॉब देगी, कितने रोड बनाएगी? गवर्नमेंट मान लो किसी एक एरिया को डेवलप करना चाहती है तो वो रोड बना कर लोगों को जॉब देगी।
वहां पे पॉन्ड बनाए जाएंगे, तालाब बनाए जाएंगे, और तालाब बनाने के लिए लोगों को जॉब देंगे। तो गवर्नमेंट कितने तालाब बनाएगी? किसी एक गांव में, विलेज में 10 तालाब बना दिए, लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद लोगों को जॉब कैसे मिलेगा? तो गवर्नमेंट ने ये देखा कि सिर्फ एग्रीकल्चर एरिया पे फोकस करके काम नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि सिर्फ एग्रीकल्चर पे फोकस करेंगे तब तो क्या करेंगे, सभी लोग क्या करेंगे, एग्रीकल्चर करेंगे। एग्रीकल्चर करेंगे तो वाटर यूज करेंगे, ये तो ऐसे ही ड्रॉट एरिया है, वाटर की ऐसी प्रॉब्लम है, मतलब इन्वायरमेंट के लिए, इकोलॉजी के लिए काफी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो गवर्नमेंट ने फिर दिमाग लगाना स्टार्ट किया कि इनको क्या करना पड़ेगा, कुछ नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो कुछ इनको नए रास्ते दिखाने होंगे एम्प्लॉयमेंट के। तो गवर्नमेंट अब क्या करती है, यहाँ एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट जो है एग्रीकल्चर में सपोर्ट करती है, लेकिन इसके साथ कुछ नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट। किस तरह के नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एग्जांपल मैं बताता हूं आपको। यहाँ पे लोगों को क्या किया, लोगों को इलेक्ट्रिसिटी का वर्क सिखा दिया। गवर्नमेंट ने क्या किया, लोगों को इलेक्ट्रिसिटी का कैसे वर्क करना होता है, किस तरह से वायरिंग करनी होती है, ये सिखा दिया। अब जो आदमी ये वर्क सीख गया है, वो क्या करेगा, वो अब बन गया है एक लाइनमैन, एक इलेक्ट्रिक मैकेनिक बन गया है। अब वो क्या करेगा, वो एग्रीकल्चर नहीं करेगा, वो ये इलेक्ट्रिसिटी का काम करेगा, उससे उसकी इनकम होगी। गवर्नमेंट ने यहाँ लोगों को क्या वर्क सिखा दिया, मान लो कोई छोटी मोटी मशीन को रिपेयर करना सिखा दिया गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट इस तरह के बहुत सारे फ्री स्कूल चलाती है। अब फ्री स्कूल में क्या करती है, इस तरह के वर्क सिखाए जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने लोगों को सिखा दिया कि आप किस तरह से मशीन को रिपेयर कर सकते हो। अब जो पर्सन वो रिपेयर करना सीख चुका है, वो क्या करेगा, वो अब जाके रिपेयर वाली वर्क करेगा, उससे उसके पैसे आएंगे। मतलब एग्रीकल्चर से बाहर भी लोगों को अब जॉब मिल रहा है। यही तो गवर्नमेंट चाहती थी, अब गवर्नमेंट ऐसा कर भी रही है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं ना। ये सब के साथ ही गवर्नमेंट एक और चीज कर रही है, इंटीग्रेट वाटर शेड डेवलपमेंट अप्रोच। गवर्नमेंट क्या कर रही है, इंटीग्रेट वाटर शेड डेवलपमेंट अप्रोच एट माइक्रो लेवल। मतलब ये है कि उस एरिया को, जिस एरिया को डेवलप करना है, उस एरिया में वाटर शेड, वाटर से मतलब वहां पे जो भी रिवर्स है, जो भी स्ट्रीम्स है, ठीक है, उन सबको इंडिविजुअल लेवल पे डेवलप किया जा रहा है। उन सबको इंडिविजुअल लेवल पे डेवलप किया जाए। इंडिविजुअल लेवल पे मतलब क्या है कि वहां पे जो भी रिवर है, वो रिवर को, वहां पे जो भी वाटर रिलेटेड जो भी वहां पे रिसोर्सेस है, उनको डेवलप किया जा रहा है एट द माइक्रो लेवल। गवर्नमेंट बहुत ही ध्यान से हर एक छोटे से छोटे वाटर रिसोर्सेस को डेवलप कर रही है। वाटर रिसोर्सेस को डेवलप कर रही है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है, मान लो कोई एक रिवर है, वो रिवर में लोग बहुत सारा कचरा फेंक देते हैं। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट अब रोक रही है कि यहां पे कचरा नहीं फेंक सकते हैं। गवर्नमेंट देख रही है कि कोई तालाब जो है, वो तालाब के जैसे जो पॉन्ड वगैरह होती है ना, उसके नीचे में ना बहुत सारे जो है ना, वो डीप कम हो जाता है धीरे धीरे, बिकॉज बहुत सारे मिट्टी विट्टी भर जाते हैं। तो गवर्नमेंट इसको क्लीनिंग करवाती है। तो गवर्नमेंट इस तरह की जो है वर्क कर रही है। इन सबसे फायदा ये हो रहा है कि इकोलॉजिकल बैलेंस हो रहा है, ठीक है। इकोलॉजिकल बैलेंस हो रहा है, वहां पे वाटर, सॉयल, प्लांट, ह्यूमन या फिर एनिमल, उन सब को प्रॉपरली ध्यान में रखते हुए, उन सब, ये बेसिक चीजें हैं, उन सब को बेसिक कंसिडरेशन ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट जो है इन एरिया की प्लानिंग कर रही है। कहीं ना कहीं हम लोग बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट को काफी सक्सेस भी मिला है इसमें। हम लोग नेक्स्ट जब वीडियो आएगी ना, तो वहां पे हम लोग केस स्टडी जो आएगी, केस स्टडी में बात करेंगे हम लोग इन सब चीजों के बारे में। Now, अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उसी से रिलेटेड है, ठीक है। आपको देखना है कि एक तो प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, इन्होंने क्या किया, 67 डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई किया 1967 में। ऐसे एरिया जहां पे सूखा होने के बहुत ज्यादा चांसेस है, ऐसे एरिया जो ड्रॉट प्रोन है। ड्रॉट प्रोन मतलब जहां पे सूखा होने का बहुत चांसेस है, इस साल नहीं हुआ तो अगले साल होगा, अगले साल नहीं हुआ तो उसके बाद वाले साल होगा, बट जनरली होता है। इसके अलावा एक कमीशन बनाया गया, इरिगेशन कमीशन 1972 में। इन्होंने क्राइटेरिया लगा दिया कि 30% इरिगेशन का। बेसिकली इसके थ्रू इन्होंने किया क्या कि हमारे कंट्री में देखो, आप अगर डॉक्टर हो, आप बीमारी का इलाज करते हो, लेकिन सबसे पहले आपको बीमारी पकड़ना तो पड़ेगा कि डिजीज क्या है। जब तक आप डिजीज नहीं पकड़ोगे, आप उसका इलाज कैसे करोगे।
वैसे ही इरिगेशन सिस्टम बनाया, इरिगेशन कमीशन बनाया गया और इनको क्या पकड़ने के लिए कहा गया, इनको कहा गया कि आप लोग आइडेंटिफाई करो कि हमारे कंट्री में कौन से ऐसे एरिया है जो ड्रॉट प्रोन है, जहां पे ड्रॉट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वैसे एरिया को आइडेंटिफाई करो, उनको डिमार्केट करो। डिमार्केट का मतलब यह है कि आप उसको प्रॉपरली नोटिफाई करो, आइडेंटिफाई करो, और फिर उसके बाद हम लोग उसको डेवलप करने के लिए काफी सारे अपने प्रोग्राम्स को रन करेंगे। हमारे कंट्री में अगर बात करें तो लाइक राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र का मराठवाड़ा जो रीजन है, ठीक है, तेलंगाना, ये सब कुछ एरियाज है। आपको बस कुछ एक एरिया के नाम याद रखने हैं, मैं मैप में आपको दिखा दूंगा ये, ठीक है। मैं इसकी मैप जो है ना, मैं एक काम करूंगा, मैं टेलीग्राम ग्रुप में मैं शेयर कर दूंगा इसका, ठीक है। तो कहाँ कौन कौन सी एरिया जो है, आपके बुक में तो इसका मैप नहीं दिया गया है, तो मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो वहां पे प्रॉपर्ली मैं दिखा दूंगा कि कौन कौन से एरिया जो हमारे कंट्री का ड्रॉट प्रोन एरिया है। मैं इसके साथ ही मैं एक काम करूंगा, मैं जो डिस्ट्रिक्ट, वो डिस्ट्रिक्ट जो ड्रॉट प्रोन एरिया है, मैं उसकी लिस्ट भी शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप में, अगर टेलीग्राम ग्रुप में आप नहीं हो तो आप जुड़ जाओ, एंड फेसबुक पेज में भी मैं शेयर कर दूंगा, तो फिर वहां से भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये सब एरिया में इरिगेशन की वर्क जो है वो हम लोगों ने किया है, गवर्नमेंट ने किया है। ये था हमारा पार्ट 1। पार्ट 2 में हम लोग बात करेंगे एक केस स्टडी के बारे में। पार्ट 2 में हम लोग केस स्टडी देखेंगे, है ना, एक केस स्टडी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये इसमें यही तक करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को बिल्कुल लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक यू।